नमस्कार, मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, चाहे कोई क्रिकेट का मैदान हो या परीक्षाओं का मैदान हो, आपको हमेशा अंतिम स्लॉग ओवरों में किस तरह खेलना है ये आपको आना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, एसएससी सीजीएल का बस एग्ज़ाम बहुत ही निकट है और मात्र कुछ 20 से 25 दिन आपके रह गए एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें किस तरह कंसंट्रेशन बना करके और कितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे सीखनी चाहिए और इसमें अधिक से अधिक स्कोर करने। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे इस समय क्रिकेट का माहौल भी चल रहा है, T20 विश्व कप चल रहा है और उससे भी आप अगर क्रिकेट देखते हैं तो सीखना चाहिए कि किसी भी क्रिकेट मैच में आप अंतिम स्लॉग ओवर में कितना बेहतर कर सकते हैं। आपकी टीम के लिए आपका खेलना कितना महत्वपूर्ण है, तो उन स्लॉग ओवर में अंतिम क्षणों में आप कितना बेहतर कर पाते हैं और किस कंसंट्रेशन से आप बेहतरीन शॉट खेलते हैं, उसी तरह आपको यहाँ भी बस मैदान आपका यहाँ किसका है, परीक्षाओं का। आपका भी एक मैदान और इसमें आपको बहुत बेहतर करना है। इन लास्ट स्लॉग डेज में आपका जो स्कोर है वो कितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको समझनी होंगी और उसी को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक आपको मेहनत करनी होगी। तो चलिए, मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे कि मैथ्स की प्रैक्टिस हो रही थी, टारगेट था एसएससी जीडी, लेकिन सीजीएल भी है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन कराने वाले हैं कि प्री आपका क्वालिफाई सीजीएल हो जाए, उस लेवल के भी क्वेश्चन कुछ होंगे और आपका एसएससी जीडी। आप समझ रहे हैं कि मैथ्स का लेवल कहीं पर आपको पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी में भी लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे, कुछ सीजीएल प्री के भी थे, तो लेवल वहाँ प्री का और एसएससी जीडी सब लगभग एक ही जैसा होता है। क्वेश्चन की भाषाओं में कभी वो बदलाव कर देते हैं, तो ये चीज़ें आपको केवल सीखनी कि भाषा लैंग्वेज का प्रयोग कैसे करते हैं वो, और मैथ में कुछ भी ज़्यादा चेंजेस होते नहीं हैं। हाँ, मेंस के सवालों में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी भाषा का प्रयोग, अच्छे डेटा का प्रयोग वहाँ किया जाता है, अच्छे डिजिट डेसिमल में परसेंटेज में दिए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ क्वेश्चन आज प्रैक्टिस की तीसरी क्लास है और उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में देखते हैं पहला क्वेश्चन कि पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया। मेंसुरेशन का क्वेश्चन लिखा है कि प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंदों की संख्या ज्ञात करना है जिन्हें 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले से बनाया जाता है। चलिए, अगर आपने स्फेयर पढ़ रखा है तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाला आपके लिए। स्फेयर में आपको पता है, इन्होंने बताया कि एक बड़ा से कोई गोला है, स्फेयर है, और उसको पिघलाने के बाद, उसको जब मेल्ट किया गया तो उसके बाद उसमें से छोटी छोटी शीशे की गोलियां बनाई गई। तो वही कह रहे हैं कि छोटी छोटी टोटल गोलियां कितनी बनेंगी, उन्हीं की आपकी संख्या बतानी है। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा किसी भी आकृति को मेल्ट करके पिघला करके बनाया जाए, कोई नई आकृति या फिर टोटल कई नई आकृतियाँ बनाई जाएँ, तो आप याद रखिए कि बड़ी वाली आकृति का जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है, वो सभी छोटियों के टोटल आयतन के बराबर होगा। तो आप यहाँ देखें कि बड़े वाले गोले का आयतन की अगर बात करें तो हो जाएगा 4/3। स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। और जो छोटी वाली गोलियां बनाई जा रही, वो हमें नहीं पता कि टोटल कितनी गोलियां बनाई गई, लेकिन एक अगर गोली का आयतन निकालें, एक सीसी गोली का आयतन निकालें हम, तो 4/3 पाई और इसका रेडियस का क्यूब। और ऐसी कितनी गोलियां बनेंगी हमें मालूम नहीं, तो मान लेते हैं ऐसी टोटल x गोलियां यहाँ से बनने वाली। तो टोटल ये वॉल्यूम क्या हो जाएगी? इक्वल। यहाँ आप देख पा रहे हैं 4/3 पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और इन्होंने कहा जो बड़े वाला गोला है उसका जो व्यास है, उन्होंने बताया व्यास 18 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर। और जो छोटी वाली गोलियां हैं उनका व्यास जो है, तो उनका व्यास आपका 2 सेंटीमीटर है, तो उनका रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अगर यहाँ आर की वैल्यू पुट कर दें तो 9 का क्यूब हो जाएगा 729 और इज इक्वल टू आर की वैल्यू अगर रखें 1 तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा और x, यानी यहाँ से टोटल पता चलेगा कि टोटल गोलियों की संख्या
कितनी प्राप्त हो जाएगी? तो 729 गोलियां टोटल बनेंगी। बताइए आपको सवाल कैसा लगा? चंद सेकंडों का सवाल था ये, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। बस आपको क्या आना चाहिए था? इस क्वेश्चन का फार्मूला, यानी स्फीयर का वॉल्यूम आपको अगर पता हो तो बड़ी ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। लास्ट ईयर आया हुआ आपके एसएससी जीडी का ये क्वेश्चन है। ओके, क्या पूरी तरह समझ में आया आपको? अगर आ रहा है ये चीज़ें आपको समझ में, तो आप सेशन को लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें। ओके, जिससे मुझे और अधिक मोटिवेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएं, हम आपके लिए प्रोवाइड कराते रहें। ऐसे ही आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो बस ऐसे ही आप इस चैनल पे बने रहें, आपको बेहतरीन सवालों से हम प्रैक्टिस ऐसे ही कराते रहेंगे और आपको देखेंगे कि बहुत मज़ा आने वाला है सवाल करने के बाद। ओके, अगला क्वेश्चन जो इन्होंने परसेंटेज से रिलेटेड दिया है कि 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है, 30% मोर है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात का। बहुत बेहतरीन सवाल बनाया है इन्होंने। परसेंटेज में ऐसे सवाल लगातार कई वर्षों से पेपरों में देखने को मिल रहे हैं कि कई अलग अलग नंबर होंगे, उनका रिलेशन दिया जाएगा परसेंटेज में या डेसिमल में, और आपसे उनमें से कोई ना कोई एक सवाल पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं इसकी। इन्होंने कहा 3 नंबर्स हैं। कितने नंबर हैं? 3 नंबर हैं, और 3 नंबर्स में इन्होंने रिलेशन जो दिया है वो कहा पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। जब बात परसेंटेज किया है तो आपको यहाँ ये तो पता नहीं कि पहली संख्या क्या, लेकिन ये पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% मोर है, 30% अधिक है। तो अगर हमें तीसरी संख्या मिल जाए तो हमें पहली संख्या भी बड़े आराम से मिल सकती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने कहा 30% अधिक है। तो जब बात परसेंटेज किया है और कुछ आपको मानना हो तो आप हमेशा क्या मानेंगे? 100। क्या मानेंगे? तो मान लेते हैं, पुट करते हैं कि वो तीसरी संख्या कितनी थी? 100 थी। तो इन्होंने कहा पहली संख्या तीसरी से 30% अधिक होगी, तो 100 का 30% 30 आ जाएगा, तो पहली संख्या कितनी रही होगी? 130। कितनी रही होगी? 130। आगे इन्होंने बताया कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। दूसरी संख्या का रिलेशन इन्होंने दिया तीसरी संख्या से, ये 40% क्या है? कम है। अगर 100 से 40% कम है तो फिर ये होगी कितनी? तो आप कहेंगे फिर तो ये 60% होगी, और 100 का 60% 60 ही आता है। यानी आपको यहाँ से देख पा रहे हैं कि तीनों संख्याएं प्राप्त हो चुकी हैं, और तीनों संख्याएं जब मिल चुकी हैं तो इन्होंने सवाल में पूछा क्या है कि पहली संख्या का यानी 130 पहली और दूसरी संख्या से के योग से अनुपात। तो पहली और दूसरी संख्या का योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 130 और 60 मिला करके 190 हो जाएगा। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के योग का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से आप बड़े आराम से रेशियो निकाल सकते हैं 13:19, और आपका फाइनल आंसर 13:19। क्या समझ में आ रहा है आपको? ये पूरी तरह अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप भी पेन और कॉपी लेकर के बैठें, और सवाल जैसे ही आपको स्क्रीन पर दिखाई दे तो आप सबसे पहले लगाने की कोशिश करें। ओके, तो शायद आप कहीं और बेहतर कर पाएंगे मैथ्स में। जितना ज़्यादा आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस मजबूत होती जाएगी और आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर करके आएंगे। ओके, चलिए, तो ये आपका एक परसेंटेज का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग ज़्यादा से बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत मदद मिल सके पेपर में, और हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको कराने वाले हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है सीआई का, चक्रवृद्धि ब्याज का। बहुत ही बेहतरीन सवाल। आपने अगर इंस्टॉलमेंट पढ़ रखा है सीआई में तो क्वेश्चन आपसे बहुत आराम से लग जाएगा। एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, पर 13,000 रुपये उधार लिए, जो 2 वर्ष में
2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करने हैं। प्रत्येक किस्त की धनराशि कितनी। चलिए, किस्तों में आप फार्मूले पढ़ते हैं कई अलग अलग और भी तरीके, लेकिन आपको जो आज हम तरीका बताने वाले हैं तो शायद सबसे यूनिक होगा और कैसा भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन हो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या इन्होंने कहा है। आपको पता है कि जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे हमने 10% बोल दिया, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है 1/10। कभी आप जब क्वेश्चन लगाते हैं तो आप जानते हैं कि प्रिंसिपल और अमाउंट का भी रेशियो बन जाता है कि अगर 10 आपने जमा किया तो 1 हो इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपका पैसा क्या हो जाता है 10 से 11। बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ प्रयोग करने वाले हैं, लेकिन ये रेशियो किसका बनने वाला है ये बात आपको यहाँ समझनी होगी। ओके, तो यहाँ जो रेशियो बनेगा वो रेशियो प्रिंसिपल और अमाउंट का ना बन करके प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का बनेगा। किसका? इन्होंने कहा कि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका वो 8% है। कितने प्रतिशत है? 8% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो आप कहेंगे इसे हम लिख सकते हैं 2/25। कितना? आपको पता 4% की वैल्यू होती है 1/25, तो उसी तरह 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/25। अगर 2/25 है तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने उधार लिया है 25 रुपये, तो इंस्टॉलमेंट पहली जो पहली भरने वाला इंस्टॉलमेंट वो 2 रुपये ब्याज के साथ कितनी भरने वाला है, तो 27 भरने वाला। और ऐसा ही 2 साल चलेगा। लेकिन यहाँ पर जब भी बात 2 या 3 साल की हो तो आप क्या करिए, इसका स्क्वायर करिए, तो अगले साल 625 और ये कितना हो जाएगा 729। अगर ये 3 साल की बात करता तो हम 25 का क्यूब करते और यहाँ 27 का क्यूब। क्या आप बात ये समझ पा रहे हैं? जब भी अगर ये इंस्टॉलमेंट की बात करें तो स्क्वायर अगर 2 साल की बात है और 3 साल की बात है तो क्यूब करके आप ये करिए। अब इन्होंने ये बताया है कि जो इंस्टॉलमेंट है वो हर साल की बराबर होनी चाहिए। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ तो 27 और 729 है, तो अगर ये बराबर नहीं है, एक प्रकार के रेशियो हैं, तो आप इन्हें बराबर कर सकते हैं। अगर इसमें हम 27 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप आराम से ये कर सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट 729 और 729 दोनों जगह हो गई, जो कि इन्होंने बताया है कि बराबर होनी चाहिए, और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि बराबर है। ओके, अब आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 गुणे ये कर दीजिए 27, तो हो जाएगा कितना, 25 सत्ते 175 और 25 दूना 50 और कितना 17, तो हो जाएगा 67 यानी 675 और 625। तो आप देखें टोटल अगर आपने कर्ज लिया है 7 दूना 1 10, 6 6 12 और 1 13, यानी अगर आपने 1300 रुपये का कर्ज लिया है तो आपको प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने की भरनी पड़ेगी, 729 रुपये की। तो क्या आपने कर्ज 1300 रुपये लिया? तो नहीं, सवाल में इन्होंने कहा कि जो कर्ज लिया है आपने वो 13,000 का, तो 1300 की वैल्यू दी गई है 13,000 रुपया, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 10 रुपया, और 1 की वैल्यू अगर 10 है तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने की है 729, 1 बराबर 10 के, तो 729 बराबर आप कहेंगे 7,290, अर्थात प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आपकी 7,290 रुपये की होगी। कैसा लगा आपको ये सवाल? कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है और क्या ये आपको अलग एकदम तरीके से नहीं लगा। आप ऐसे सवालों को लगाने के लिए फार्मूले रटते हैं कि किस्त बटे 1 + r/100 की पावर 1 2 3 करते हुए आप फार्मूले पढ़ते हैं, जिसकी यहाँ बिल्कुल कोई ज़रूरत है नहीं। आप रेशियो मेथड का ही प्रयोग करें, जो आप परसेंटेज या रेशियो में पढ़ते हैं सारी चीज़ें, उन्हीं का हम लोग यहाँ प्रयोग करते हुए आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, कितने भी वर्षों की बात कही जाए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत तेज़ी से हम लोग जल्दी जल्दी सवालों को समाप्त करेंगे, जिससे आपका समय भी ज़्यादा ना लॉस हो और आप ज़्यादा से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्राप्त कर पाएँ। ओके, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो आप दोबारा वीडियो को फिर से देखें, जिससे पूरी तरह से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन, रेशियो का इन्होंने कहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 और प्राप्त मान 4/7 के बराबर। बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको आपको ऑप्शन से ही लगा लेना चाहिए, बहुत ही आसान भी है। पहला ऑप्शन आपका है 60:105, दूसरा 35:80 और तीसरा ऑप्शन है आपका 50 और 95, और अंतिम ऑप्शन आपका है कि 65:20।
20। कितना है? 65 और 20। इन्होंने कहा है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो 45 है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि 45 अप्रॉक्स लगभग सभी में है, तो इस बात से अलग नहीं करेंगे। लेकिन अगली बात इन्होंने कहा कि उसका जो रेशियो आएगा दोनों का मिनिमम रेशियो वो 4/7 आएगा। तो आइए पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि क्या पहले का अनुपात 4/7 है। तो 60/105 को अगर हम डिवाइड करें तो 15 चौको 60 और 15 सत्ते 105, अर्थात पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 60 और 105। और दोनों में डिफरेंस की अगर बात करें तो दोनों में अंतर भी कितने का है? 45 का। क्या समझ में आ रहा आपको सारी चीज़ें? अगर आ रहा है तो लाइक करें इस सेशन को और भी अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे सभी को मदद मिल सके एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर करने के लिए। ओके, तो ये भी सवाल आपका एसएससी जीडी लास्ट ईयर पूछा गया है और आप देख पा रहे हैं कि ऐसे सवालों को लगाने के लिए कितने आसान से तरीके हैं। बस आपको इस चैनल पे ऐसे ही बेहतरीन तरीके सिखाए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर बने रहें डेली और अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और फिर अगला क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का है। बेहतरीन सवाल। मेंसुरेशन हमने कहा कि कई क्वेश्चन पेपर में आपको कम से कम 2 या 3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मेंसुरेशन की क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको अधिक से अधिक करनी। सिलेंडर का क्वेश्चन है, बेलन का क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाले खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है। आप देख रहे हैं कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर आपको पता है एक जो बेलन होता है इसका वॉल्यूम इन्होंने कहा है कि इसको कितने मीटर गहराई तक खोदा गया है, तो 7 मीटर गहराई तक खोदा गया है और इसके जो रेडियस है वो 20 मीटर है। और इन्होंने कहा कि इसमें कितना कितना पानी भरा जा सकता है। तो जितना इसका वॉल्यूम होगा, इसका जो आयतन होगा, उतना ही इसमें पानी भरा जा सकता है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि इसका वॉल्यूम होता है πr²h। क्या होता है? πr²h। पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 22/7। आर आपको दिया गया है 20, तो 20 का स्क्वायर यानी 20 × 20, और h आपको 7 दिया गया है। तो 22 दूना 44 और 44 दूना 88, यानी आप इसमें कितने घन मीटर पानी भर सकते हैं? तो आप कहेंगे 8800 घन मीटर इसमें पानी आ सकता है और आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, यानी प्रॉब्लम किसी को, किसी भी बच्चे को कोई समस्या? चलिए तो आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के साथ। अगला बेहतरीन सवाल देखते हैं क्या कहा गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आप प्रयास कर सकते हैं। जब तक हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तब तक आप लगाने का प्रयास कर सकते हैं। 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3.5 वर्षों के लिए निवेशित किसी धनराशि का साधारण ब्याज 9% वार्षिक ब्याज दर पर 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही धनराशि के साधारण ब्याज से 55 रुपये कम होता है, तो धनराशि की गणना करें। ओके, चलिए देखते हैं। आपको ऐसे सवालों में कुछ करना नहीं, आप ये मान लीजिए कि प्रिंसिपल आपका 100% होगा जो भी होगा। अब पहले आपने कुछ पैसा निवेश किया 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3.5 वर्षों के लिए, तो आप बताएं कि अगर 10% और 3.5 ईयर के लिए तो आपको टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप कहेंगे तब तो हमें 35% इंटरेस्ट मिलने वाला है 3.5 सालों के लिए। आगे फिर इन्होंने कहा कि निवेशित किसी धनराशि का साधारण ब्याज, और फिर आगे कहा कि 9% वार्षिक ब्याज दर पर 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही धनराशि, यानी मूलधन सेम रहने वाला है। अब की बार 9% और 4.5, 9% और 4.5 ईयर के लिए, तो यहाँ से टोटल कितना आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो आप कहेंगे 9×5 = 45 और 9×4 = 36 और 40, यानी 40.5% यहाँ से ब्याज मिलने वाला है। तो इन्होंने बताया है कि दोनों में जो डिफरेंस है, ये जो पहले वाला इंटरेस्ट है ये बाद वाले इंटरेस्ट से कम है, और कितने रुपए कम है? तो 55 रुपये मात्र कम है। आप जरा यहाँ से देखें तो कितने % का अंतर आ रहा, तो आप कहेंगे 5.5% का डिफरेंस आ रहा, और जिसकी वैल्यू दी गई है हमें कितना? 55 रुपये। अगर 5.5% 55 रुपये के हैं तो आप कहेंगे
कि ये दशमलव हटा के इधर 0 बढ़ा लीजिए, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 10, और हमें चाहिए मूलधन यानी 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी इज करेक्ट ऑप्शन, यानी आपका जो मूलधन था वो 1000 रुपये था। कितना था? 1000 रुपये। क्लियर है? कोई समस्या इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। अगला सवाल एवरेज का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन सवाल। आप यहाँ पे बिना एक्स वाई के इन सवालों को भी ऐसे ही बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। ओके, मैथ्स में अगर बहुत बेहतर करना है तो आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको सीखना है गणित तो गणित ही पढ़ना पड़ेगा। मैंने बहुत से बच्चों को देखा कि वो कहते हैं सर गणित समझ में नहीं आती, गणित बहुत कठिन है। अब जब आप पढ़ोगे जीएस या हिंदी तो गणित कहाँ से समझ में आने वाली है? गणित पे आप पहले से मन बना के रख लियो कि नहीं गणित नहीं समझ में आएगी, गणित टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर दिमाग से ठीक हैं, पागल नहीं हैं, कुछ आपका दिमाग ठीक ठाक काम करता है, तो मुझे लगता है आप जब एक दो चीज़ें सब पहली बार पढ़ते होंगे तो हो सकता है आप स्लो समझ पाएँ, लेकिन अगली बार वही चीज़ें जब पढ़ें तो आने लगती हैं। तो आपको ज़रूरत है अधिक से अधिक प्रैक्टिस की, ना कि ये हर बार बोलते रहने की कि नहीं गणित नहीं समझ में आती, गणित के क्वेश्चन नहीं लगते हैं, गणित टफ है। अगर ये मेंटलिटी ही आप बना लिए हैं तो फिर आपको गणित कभी नहीं समझ में आने वाली। इसलिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है यहाँ पर, जिससे आप बहुत अच्छा कर पाएँ। ओके, वो आप कोई भी सब्जेक्ट हो, जीएस में भी तो आपको रटना पड़ता है। जीएस का एक दिन पढ़ने के बाद आप भूलते नहीं हैं, आप उससे इससे भी ज़्यादा कई बार उसमें तो हर दिन आपको पढ़ना पड़ता है, नहीं आप भूल जाते हैं। तो आपको तो यहाँ 2-3 बार अगर प्रैक्टिस कर लिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो यहाँ तो आपको फैक्चुअल पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो आप क्यों नहीं इस पर अधिक से अधिक मेहनत करते हैं? अगर ऐसा करें आप तो मुझे उम्मीद है कि अन्य सब्जेक्टों की तुलना में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और बेहतर स्कोर होगा आपका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन एवरेज का बहुत बेहतरीन सवाल है। इन्होंने कहा 9 संख्याओं का औसत 20.6 है। आपको पता है औसत बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे औसत बराबर योग बटे संख्याएं। योग बटे क्या होता है? संख्याएं। और अगर यहाँ से योग निकालें, आपको पता है संख्याएं कुछ दी गई हैं और उनका एवरेज भी दिया गया है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? योग। योग बराबर औसत गुणे क्या हो जाएगा? संख्या। तो यहाँ से उन्होंने कहा है कि 9 संख्याएं हैं और 9 का एवरेज, टोटल नंबर 9 है और उनका एवरेज है 20.6। कितना है? तो यहाँ से अगर हम सम निकालें योग तो कितना हो जाएगा? 9 छक 54 और 9 दूना 18, यानी 1 अंक पे दशमलव 185.4 टोटल सम आ जाएगा। अब इन्हीं 9 संख्याओं में उन्होंने 3 संख्याओं का औसत दिया। 9 में इन्होंने पहली 3 संख्याओं का औसत दिया और पहली 3 का औसत कितना बताया है? वो बताया कि 26.1 है। तो इन 3 संख्याओं का योग आप निकाल लीजिए। 3 1 कम 3, 36 18 और 3 दूना 6 1 7, यानी 78 कितना हो जाएगा? 3। और फिर अगली 3 संख्याओं का इन्होंने फिर से औसत दिया है। अगली 3 संख्याओं का औसत कितना है? 15.2। तो अगर अगली 3 का औसत 15.2 है तो 3 दूना 6 और 15 तियाँ 45, यानी 45.6। अब ये कह रहे हैं कि जो आगे की 3 संख्याएं बची हुई हैं उनका एवरेज क्या होगा? तो आप खुद बताएं कि जब 9 संख्याओं को जोड़ा गया तो 185.4 आया। अगर हम इन 3 संख्याओं को जोड़ लें तो इनका योग कितना आ रहा? तो आप कहेंगे 6 पॉइंट, ये कितना? 6 3 9 हो जाएगा, 8 5 13 7 4 11 1 12, 123 कितना हो जाएगा? 9। तो आप बताएं 6 संख्याओं का इतना है, शेष आपकी बची कितनी? 3 संख्याएं। तो 3 संख्याओं की अगर बात करें तो 3 संख्याओं के लिए 185.4 से अगर 123.9 घटा दे तो हमें शेष 3 का योग मिल जाए। तो 14 से 9 घटाएंगे 5 और यहाँ से 4 से 3 घटाइए 1 और आगे 8 से यहाँ पर 2 घटाएंगे तो आप कहेंगे 61.5। अन्य जो अगली 3 संख्याएं बची उनका योग है। तो औसत कहता है योग बटे संख्या, तो इनका आ जाएगा 20 तियाँ 60 और 3 5 15, यानी 20.5 आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, समझ में आया? तो चलते हैं फिर अगले सवाल की ओर। इसका ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट हो जाएगा, 20.5। अगला क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का बहुत बेहतरीन सवाल है। एलसीएम एचसीएफ के सवालों से बच्चे डरते हैं कि उनमें बहुत बड़ी बड़ी डिजिट आ जाती हैं, लेकिन आज आप ऐसा मेथड सीखने वाले हैं मासा निकालने का कि शायद आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। ओके, इन्होंने बताया कि 273, 312 और 351। 273,
312 और 351। 351 का HCF इन्होंने बताया है वो x है, तो x का मान किसके किसके बीच में हो सकता है। अब आप ये बताएं कि आप HCF निकालने के कौन से मेथड जानते हैं, क्या डिवीजन मेथड्स या प्राइम फैक्टर मेथड, किन मेथडों के द्वारा आप HCF निकालते हैं। तो हम आपको बताते हैं एक बेहतरीन तरीका जिससे आप HCF बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता है कि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा से बड़ा ऐसा नंबर होता है जो दिए गए नंबरों की एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, वो आपका क्या होता है, HCF यानी महत्तम समापवर्तक। अब आप बताएं, एक काम करना है आपको, HCF निकालने के लिए सबसे आसान मेथड आपको बताने वाले हैं, सबसे आसान आप सीखने वाले हैं कि HCF कैसे हम बड़ी आसानी से, अब ये बड़े बड़े नंबरों को आप फैक्टर करेंगे तो भी बड़ा समय लगेगा, डिवाइड करते हैं तो भी समय लगेगा, लेकिन यहाँ समय नहीं लगेगा जो मेथड आप सीखने वाले हैं। ओके, आप देखो, जब भी आपको HCF निकालना हो तो आप जिन संख्याओं का डिफरेंस सबसे कम हो वो डिफरेंस ले लीजिए। जैसे इन दोनों का अगर हम डिफरेंस ले लें तो आप बताएं इनका डिफरेंस कितना आने वाला, 12 से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 9, कितना 12। हमें लगता है इससे डिफरेंस कम तो इनके बीच में होगा, इनके बीच के डिफरेंस अगर निकालें हम तो 11 से 2, यहाँ भी वही आएगा शायद 9, हाँ यहाँ पर भी 9 आएगा, और यहाँ 4 से 1 घटेगा तो 3, कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। आपका इन दोनों का डिफरेंस कितना आने वाला है, तो आप कहेंगे 39 आ जाएगा। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि अगर ये 39 से सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और ये 39 के सभी फैक्टर हैं। अगर हम आपसे कहें कि 39 गुणे 7 करिए तो आप कहेंगे 9 7 63 और 7 3 21, यानी ये इसका 7वां गुणनखंड है, और ये 39 का कौन सा गुणनखंड है, 8वां, और ये आपका 39 का 9, यानी 39 के ही टेबल में आते हैं और 39 इसका HCF हो जाएगा। तो इन्होंने कहा है 39 ये जो HCF है वो x है, अर्थात x की वैल्यू 39 है, और कहा ये नंबर किसके किसके बीच में आता है। तो ऑप्शन आप देखें कि ऑप्शन में 25 और 30, तो क्या 25 और 30 के बीच में आ रहा, तो बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर पहला तो कभी नहीं हो सकता। दूसरा कहा 35 और 40, तो आप देख रहे हैं कि 35 और 40 के बीच में आता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ओके, तो कैसे लगे आपको ये सवाल, बस आप कमेंट करके इन सवालों के बारे में बताएं। आज का अंतिम सवाल लेते हैं, और आज का लास्ट सवाल क्या कहता है, बहुत ही आसान सा सवाल। मुझे उम्मीद है कि ये सारी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको क्वेश्चन कैसे लगते हैं। ओके, और लाइक कर दिया करें अगर आपको सेशन पसंद आता है, क्वेश्चन पसंद आते हैं। इन्होंने कहा अगले क्वेश्चन में एक भिन्न है, इन्होंने कहा 75/17% को आपको फ्रैक्शन में डिवाइड करना है और न्यूनतम भिन्न में बदलना है। तो आपको पता है कि परसेंटेज अगर हटाएं तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 100, 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, तो 3/17 चौको 68, और आपकी वो न्यूनतम भिन्न आ जाएगी 3/68 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 3:68 हो जाएगा आपका आंसर, सी ऑप्शन आपका पूरी तरह से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए मैथ्स। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।